हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट आईएएस। एब्स्ट्रैक्ट आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम डील करेंगे करंट अफेयर्स सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन। हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे और इसके बारे में पूरा प्रीलिम्स मेंस एज वेल एज एशे से पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सिक्स्थ मास एक्सटेंशन। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है इसका प्रीलिम्स में। सिक्स्थ मास एक्सटेंशन से क्या क्वेश्चन था हम देखते हैं। द टर्म सिक्स्थ मास एक्सटेंशन Sixth extinction is often mentioned in the news in the context of the discussion of। पहला ऑप्शन दिया है वाइड स्प्रेड मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड लार्ज स्केल कॉमर्शियल फार्मिंग विथ indiscriminate use of chemical in many parts of the world that may result in the loss of good native ecosystem। सिक्स मास एक्सटेंशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो हम ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन ये देख लीजिए। Fears of a possible collision of a meteoroid with the Earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species, including those of dinosaurs। Large-scale cultivation of genetically modified crops in many parts of the world and promoting their cultivation in other parts of the world, which may cause the disappearance of good native crop plants and the loss of food biodiversity। Mankind's overexploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitat, destruction of ecosystem, pollution and global climate change। तो ये क्वेश्चन दिया आपको। द टर्म सिक्स मास एक्सटेंशन एज वेल एज सिक्स एक्सटिंक्शन इज ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ। तो ये पूछ रहा है ये सिक्स मास एक्सटेंशन किससे रिलेटेड है। तो इस बार फिर से ये न्यूज़ में है सिक्स मास एक्सटेंशन। मेंस में इसके क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं क्योंकि पिछली बार प्रीलिम्स में आया था, तो इस बार मेंस में चांसेस होते हैं। अब देखते हैं हम सिक्स व्हाट इज मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। मास एक्सटिंक्शन इज व्हेन द अर्थ लूजेस more than 75% of its species forever in geological short period of time। जब क्या हो 75% ऑफ स्पीसीज जब अर्थ क्या करने लगे, लूज करने लगे, तो उसको हम कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। मतलब ढेर सारी मात्रा में जब स्पीसीज क्या होने लगे, विलुप्त होने लगे, तो उसको हम मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। दैट इज थ्री आउट ऑफ फोर स्पीसीज लीव इन शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम। मतलब 4 में से 3 स्पीसीज थ्रेटन है या फिर एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं। एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतने, मतलब 3/4 अगर स्पीसीज लॉस्ट हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। ओके, तो अभी क्या चल रहा है करेंटली, व्हाट्स गोइंग इन। एलिफेंट्स कुड डिसअपियर फ्रॉम अफ्रीका विथ इन द जनरेशन। क्या हो रहा है, एलिफेंट जो है वो डिसअपियर हो रहे, कहाँ से, अफ्रीका से। बी पॉपुलेशन विल बिकेम एक्सटिंक्ट विच प्ले क्रूशियल रोल इन पॉलिनेशन। बी पॉपुलेशन भी क्या हो रहा है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, क्योंकि जो कि सबसे बड़ा इन्वायरमेंट को हेल्प करता है। बी पॉपुलेशन क्या हेल्प करता है, पॉलिनेशन में। पॉलिनेशन एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें बी क्या करते हैं, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक उसको उसके जो सीड्स होते हैं उसको पहुंचाते हैं, जिसके कारण वहां भी सीड्स जर्मिनेट होने लगते हैं। ठीक है, तो बी पॉपुलेशन भी कम हो रहा है, एलिफेंट का भी डिसअपियरेंस हो रहा है अफ्रीका से। कोरल रिफ्स विल डाई बिकॉज ऑफ ओशियन एसिडिफिकेशन। ओशियन एसिडिफिकेशन इज द मेजर रीजन बिहाइंड कोरल रीफ डाई। कोरल रीफ क्या हो रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो कि ओशियन से कार्बन डाइऑक्साइड को, कोरल रीफ का क्या क्या काम होता है, कोरल रीफ का काम ये होता है कि वो ओशियन से कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करता है, मतलब लेता है, तो जिसके कारण ओशियन में पॉल्यूशन लेवल कम होता है। और जितना ही कोरल रीफ होगा, मतलब जितना ओशियन कोरल रीफ होगा उतना ही अच्छा ओशियन का लेवल होगा। तो इसमें क्या हुआ है, कोरल रीफ का पॉल्यूशन, कोरल रीफ क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण ओशियन में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। 1 मिलियन आउट ऑफ 8 मिलियन स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। 8 में से 1 मिलियन जो स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्शन के कगार पे हैं, मतलब वो विलुप्त होने के कगार पे हैं। अगर 8 मिलियन स्पीसीज हैं तो उसमें से 1 मिलियन स्पीसीज खोने के कगार पे हैं।
अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड, लाइफ ऑन अर्थ इज 1 बिलियन ईयर ओल्ड। ये हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। अर्थ इज approximately 4.6 billion year old, life on earth is 1 billion year old. In this entire history the earth has been seen only 5 mass extinction। जब से अर्थ बना है 4.6 बिलियन ईयर ओल्ड से, और जब से लाइफ आई है 1 बिलियन ईयर ओल्ड से लाइफ आई है, तब से सिर्फ हमने 5 मास एक्सटिंक्शन देखे हैं। 5 मास एक्सटिंक्शन देखे हैं। अब जानते हैं मास एक्सटिंक्शन क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं। मास एक्सटिंक्शन द बिगेस्ट डिजास्टर इन हिस्ट्री। कितने पांचों के नाम क्या क्या है। जैसे ये जो पिछला वाला क्वेश्चन हमने प्रीलिम्स का देखा वो सीधा सीधा हिंदू से क्वेश्चन आया हुआ था, तो अभी ये करंटली हिंदू में सारे नाम बताए गए हैं, तो ये याद रखिएगा। मतलब ये थर्ड वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चारों आप ये पांचों आप देख लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्शन हुआ था स्पीसीज का पर्मियन में। तो देखते हैं पहला ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन क्या है। इसमें डेथ रेट हुआ था 85% टाइम 445 मिलियन ईयर एगो। क्या हुआ था इन ऑर्डोविशियन में। नो कॉन्टिनेंट मोस्टली मरीन इनवर्टिब्रेट। क्या हुआ था इसमें, कॉन्टिनेंट इस टाइम कोई कॉन्टिनेंट नहीं बने हुए थे, सारी तरफ ओशियन था। और इसका रीजन क्या था, स्पीसीज का जो मरीन इनवर्टिब्रेट थे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हुए। इसमें क्या हुआ था, कारण क्या था, क्योंकि जो ओशियन का टेम्परेचर था, ओशियन का जो पानी था वो आइस में कन्वर्ट होने लगा था, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर कम होने लगा था, जिसके कारण वो स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे उस सिचुएशन में और वो एक्सटिंक्ट हो गए। लेट डेवोनियन मेटेरॉइड इम्पैक्ट। इसमें मेटेरॉइड इम्पैक्ट पड़ा था जिसके कारण स्पीसीज क्या हुए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। इन परमियन द ग्रेट डाइंग फेज। ये क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेट डाइंग फेज। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे नाम याद ना रहे लेकिन ये फेज आप याद रखिएगा। इन परमियन ये ग्रेट डाइंग फेज था जिसमें 96% मरीन मरे थे, मरीन ऑर्गेनिज्म मरे थे, और 70% लैंड ऑर्गेनिज्म मरे थे। मरे क्या थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। 96% क्या हुए थे, मरीन, एंड 70% लैंड जो ऑर्गेनिज्म थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। फिर टेरेसिक और जुरैसिक पेंजिया लैंडफॉर्म डिवीजन। इस टाइम की ये इसका कारण क्या था कि पेंजिया का डिवीजन हुआ था दो फॉर्म में, गोंडवाना एंड लोरेशिया में, जिसके कारण अगर लैंड डिवाइड हो गया तो क्या कुछ स्पेसीज अपने जो पार्टिकुलर उनका इकोसिस्टम था वहां से दूर चले गए, जिसके कारण वो एक्सटिंक्ट हो गए। क्रेटेशियस टर्सरी एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर। अब आपसे पूछ ले कि कौन से पीरियड में डायनासोर, कौन सा मास एक्सटिंक्शन डायनासोर को डिफाइन करता है, तो क्रेटेशियस टर्सरी, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ था। तो अब क्या हो रहा है, एम्फोसियन हो रहा है, मतलब मैन का, साइंटिस्ट बता रहे हैं कि अब इंसानों का एक्सटिंक्शन शुरू होगा। अब इसमें देख लेते हैं ऑर्डोविशियन 85% डेथ रेट, लाइकली कॉज रैपिड ग्लोबल कूलिंग, फॉलिंग सी लेवल। बताया था मैंने, क्योंकि सी लेवल का टेम्परेचर कम होने लगा था जिसके कारण ढेर सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, मरीन इनवर्टिब्रेट स्पीसीज, ध्यान रखिएगा, मरीन इनवर्टिब्रेट। कोस्टल एरियाज डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ था इससे, कोस्टल एरिया जो थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे, क्योंकि उस टाइम तो क्या था कि लैंड था नहीं, तो जो एरियाज थे वो डिस्ट्रॉयड। डेवोनियन में क्या था, डेथ रेट 70%। इसमें एस्टेरॉयड इंपैक्ट पड़ा था, एस्टेरॉयड आके गिरा था जिसके कारण वो क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। रैपिड, इसका भी एक कारण है रैपिड ग्लोबल कूलिंग। लोकल डिस्ट्रक्शन फ्रॉम डेब्रिस, डेब्रिस के कारण लोकल डिस्ट्रक्शन हुआ था। फिर पर्मियन में क्या है, डेथ रेट हुआ था 95%, 250 मिलियन सेगर। वॉल्केनिक एक्टिविटी इंक्रीज इन मीथेन एंड CO2, रैपिड ग्लोबल वार्मिंग। इसमें सबसे बड़ा कारण क्या था, वॉल्केनिक, ढेर सारे वॉल्केनोज एक्टिव हो गए थे, एंड ऑल्सो इंक्रीज इन मीथेन एंड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया था, मीथेन का भी लेवल बढ़ चुका था, और रैपिड ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ने लगा था। क्या हुआ था इसमें, ऑक्सीजन रिमूव फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ऑक्सीजन के कमी हो गई थी।
टेरेशिक के बारे में देखते हैं, इसका डेथ रेट था इसमें 76%, टाइम 200 मिलियन ईयर एगो। इसका कॉसेस क्या था, इंक्रीज इन मीथेन एंड CO2। इसका भी कॉज है। अब देखो यहाँ तक तो क्योंकि लैंड नहीं था, यहाँ तक लैंड नहीं था, जिसके कारण सिर्फ ये किस या तो टेम्परेचर कम हो जाता था, इसके कारण ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते थे। और यहाँ पे जब से लैंड फॉर्म हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी होने लगी, मीथेन का लेवल बढ़ने लगा, CO2 का लेवल बढ़ने लगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी, फिर यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ। तो आगे मेन जो इफेक्ट होगा, तो ये आप आंसर राइटिंग में अगर आपको याद भी नहीं आता है तो बस ये ध्यान रखिएगा कि पहले 2 फेज में क्या था कि ऑर्डोविशियन और डेवोनियन में लैंड फॉर्मेशन नहीं था, जिसके कारण क्या हुआ था कि वहां पे सिर्फ सी लेवल थे। तो सी लेवल में ये सब कंडीशन आएगी नहीं, उसके बाद आप ये सब यूज कर सकते हैं। CO2 इंक्रीज हो गया था, मीथेन इंक्रीज हो गया था, वोल्केनिक एक्टिविटी इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि लैंड फॉर्मेशन होने लगा था। ओके, होप यू क्लियर रिगार्डिंग दिस। फिर इसमें क्या हुआ था, इसका रिजल्ट था डिजर्टिफिकेशन ऑफ लैंड, लैंड का डिजर्टिफिकेशन होने लगा था। फिर नेक्स्ट है हमारा KT, डेथ रेट इसमें 80%, टाइम 65 मिलियन ईयर को। एस्टेरॉयड भी इसमें इम्पैक्ट किया था, जिसमें क्या हुए थे, जुरैसिक खत्म हो गए थे। तो इसका एक कारण, अगर आप लोगों ने हॉलीवुड की वो मूवी देखी होगी जुरैसिक वर्ल्ड, तो उसमें आपको दिखाया होगा कि एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट के कारण जुरैसिक जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। वॉल्केनिक एक्टिविटी भी हुई थी, फॉलिंग सी लेवल भी हुआ था, वाइड स्प्रेड फायर हो गया था जंगलों में, एंड प्लांट डिस्टर्बेड बाय एनिमल्स। ओके, होप यू क्लियर रिगार्डिंग दिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्ट्स के बारे में। कुछ रिपोर्ट्स जो रिलीज की गई हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला रिपोर्ट है हमारा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये रिपोर्ट रिलीज करता है PANS। अकॉर्डिंग टू PANS, परसेंटेज ऑफ स्पीसीज विच हैव लॉस्ट मोर देन 80% ऑफ देयर रेंज इज मोर इन एशिया, नियरली 70 to 75%। ओके, अभी मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं तो आप क्लियर हो जाएंगे। डेटा ये है कि ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, ये बताता है, जो ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, PNAS। क्या बता रहा है इसमें कि ये परसेंटेज ऑफ स्पीसीज विच हैव लॉस्ट मोर देन 80% ऑफ देयर रेंज। तो सबसे ज्यादा जो स्पीसीज लॉस्ट हुए हैं, एक्सटिंक्ट हुए हैं, वो कौन से कॉन्टिनेंट में हुए हैं, एशिया में हुए हैं। नियरली 70 to 75% ऑफ स्पीसीज लॉस्ट इन एशिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद अफ्रीका, देन यूरोप, देन नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। तो ये डेटा आप याद रखिएगा, नियरली 70 to 75% ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन एशिया। ओके, होप यू क्लियर। अब हम नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या बोलता है हमारा, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स। ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, WWF, वर्ल्ड वाइड फंड ये रिपोर्ट रिलीज करता है। याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के प्रोस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। ये लिविंग प्लैनेट इंडेक्स कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड वाइड फंड रिलीज करता है ये। ओके, इसमें क्या दिया गया है, 60% ऑफ वर्टिब्रेट डिक्लाइन फ्रॉम 1970 टू 2014। अभी हमने देखा कि शुरू में क्या होता था, इनवर्टिब्रेट ढेर सारे एक्सटिंक्ट हुए, उसके बाद 1970 से 2014 तक नियरली 50 ईयर्स में क्या हुआ कि 60% ऑफ वर्टिब्रेट डिक्लाइन हो गए। 60% तक वर्टिब्रेट जो ऑर्गेनिज्म थे वो डिक्लाइन होना शुरू किए नियरली 50 ईयर से। ओके, नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोलॉजिकल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, IPEC बॉडी। 40% ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड। अब ये रिपोर्ट क्या बोलती है, ये रिपोर्ट ये बोलती है, इसका एक बात याद रखिएगा, इसका इंडिया भी मेंबर है। ये जो रिपोर्ट रिलीज करती है IPCC बॉडी, इसका इंडिया भी मेंबर है। ओके, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये क्या बोलता है कि 40% ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रेटेंड। 40% एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो लैंड पे भी रह ले, और एम्फीबियंस आर दोज विच लाइव्स ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उनको बोलते हैं हम एम्फीबियंस। ओके, होप यू क्लियर।
तो एम्फीबियंस बोला जाता है जो लैंड और वाटर दोनों पे रहते हैं। तो उनको बोल रहा है कि 40% ऑफ एम्फीबियंस आर थ्रीटेंड, वो थ्रीटेंड के कैटेगरी में आते हैं, जो 80% एम्फीबियंस है। क्या बोलता है, अब वर्टिब्रेट के बारे में बात करते हैं। अभी हम लिविंग प्लैनेट इंडेक्स ये रिपोर्ट निकालती है, ध्यान रखिएगा, लिविंग प्लैनेट इंडेक्स इस रिपोर्ट का नाम है, जो निकालता है WWF। अब देखिए ये ध्यान से, ये बहुत ही अच्छा कम्युलेटिव रिकॉर्ड है एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। ये दो आपको बताया कि एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, जो एकदम से खत्म हो गए हैं या फिर जो वाइल्ड से खत्म हो गए। 1719 स्टार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, 1790 से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई। उसके बाद से देखिए ग्राफ कितना तेज बढ़ना शुरू हो गया, मतलब एक्सटिंक्शन रेट कितना तेज हो गया, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ जा रहा है, तो जिसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। 1500 से 1600 में देखेंगे कि उनका कंडीशन सही था, नियरली 0.5% तक ही वो क्या हुए थे, एक्सटिंक्ट हुए थे। अब क्या हो रहा है, नियरली चलते, जब से ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ उसके बाद से मैमल्स का एक्सटिंक्शन हो गया 2% तक, 2% तक मैमल्स एक्सटिंक्ट हो गए। बर्ड्स कितने एक्सटिंक्ट हो गए, नियरली 1.3% तक बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो गए। वर्टिब्रेट भी ढेर सारे इफेक्टेड हुए हैं, रेप्टाइल्स, फिश एंड एम्फीबियंस भी 0.5% एक्सटिंक्ट हुए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है जो बताता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ा पूरे एक्सटिंक्शन पे। ओके, नेक्स्ट हम रिपोर्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट हमारा है डिक्रीजिंग स्पीसीज IUCN क्लासिफाइड इंडेंजर्ड और लो कंसर्न। अब ये स्पीसीज बताता है कौन सा, ये रिपोर्ट बताता है कौन सी स्पीसीज इंडेंजर्ड में आती है। अभी तक हम एक्सटिंक्ट का देख रहे थे, अब IUCN के हिसाब से हम देख लेते हैं कौन सी इंडेंजर्ड में आती है और कौन सी कंसर्न। तो सारा आपका पूरा 360 डिग्री कवरेज हो जाएगा, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कवर हो जाएगा, प्रीलिम से भी, मेंस से भी एंड एसे राइटिंग में भी। आप ये हमारा GS पेपर 3 का है, ध्यान रखिएगा, GS पेपर 3 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो कंसर्न जो ग्रीन वाला हमारा है वो बताता है लो कंसर्न के बारे में, ऑरेंज बताता है इंडेंजर्ड के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं लैंड वर्टिब्रेट के, जो लैंड पे वर्टिब्रेट रहते हैं उन, वो नियरली 70% तक क्या है, वो इंडेंजर्ड में है जो लैंड वर्टिब्रेट है, और 30% तक बस लो कंसर्न में है। मैमल्स की बात करते हैं, मैमल्स की स्थिति और खराब है, वो 75% तक इंडेंजर्ड में है एंड ओनली 25% दे आर इन लो कंसर्न। बर्ड्स की स्थिति थोड़ी ठीक है, 40% नियरली ठीक है, लेकिन फिर भी इतना जो रेस के कारण बर्ड्स का भी एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसके कारण इंसेक्ट्स, बहुत सारे नए नए इंसेक्ट्स आ रहे हैं। पहले क्या होता था, बर्ड्स इंसेक्ट्स को खा जाते थे, जिसके कारण कोई भी इंसानों को इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज़ करना नहीं पड़ता था, तो वो सही था। रेप्टाइल्स की भी हालत बहुत ख़राब है, 70% तक रेप्टाइल्स क्या हो गए हैं, इंडेंजर्ड। तो ये सब आप डेटा यूज़ कर सकते हैं ग्राफ के फॉर्म में भी, ऐसे से लिख के ग्राफ के फॉर्म में आप आंसर राइटिंग में ये यूज़ करेंगे तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। 70% तक रेप्टाइल्स का इफेक्ट पड़ा है और नियरली 30% तक दे वेयर इन लो कंसर्न। एम्फीबियंस की बात करते हैं, एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग हो गए, ये सब हो गए, तो एम्फीबियंस की हालत सबसे ज़्यादा खराब है। एम्फीबियंस का क्या है, नियरली 80% तक एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट के कगार पे हैं। मरीन टर्टल्स हो गए, ये सब हो गए, तो ये सब एक्सटिंक्ट बहुत तेज हो रहा है, क्योंकि ओशन में पॉल्यूशन अधिक बढ़ गया, जिसके कारण एक्सटिंक्शन इनका रेट बढ़ चुका है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग ट्रीट टू की एरियाज फॉर बायोडाइवर्सिटी। अब WWF का जो रिपोर्ट हमने बात की उसके बारे में देखते हैं WWF क्या बताता है। WWF हैज़ आइडेंटिफाइड 33 priority places that host some of the world's richest ecosystem, warning that up to half species in these spots face extinction if climate change is left unchecked. अगर बोल रहा है ऐसे ही चलता रहा तो जो एक्सटिंक्शन है वो 50% तक बढ़ सकता है, मतलब टोटल एक्सटिंक्शन 50, केवल 50% ही स्पीसीज पूरे बच सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक बताया था कि 8 मिलियन में से 1 मिलियन एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, तो वो 4 मिलियन तक भी पहुंच सकता है। तो इसलिए उसने ये एक डेटा बताया कि इसको हमें जल्दी से जल्दी कर्व करना, मतलब रोकना पड़ेगा। WWF
प्रायोरिटी प्लेसेस कंटेनिंग द वर्ल्ड मोस्ट एक्सेप्शनल इकोसिस्टम एंड हैबिटेट, जो जहाँ पे ज़्यादा इकोसिस्टम जो मतलब मोस्ट एक्सेप्शनल है, हैबिटेट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसने प्रायोरिटी प्लेस डिसाइड किया, प्रायोरिटी प्लेसेस डिसाइड किया। अब उसने एक डेटा दिया है कि अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो जाता है तो 50% स्पीसीज लॉस्ट इन प्रायोरिटी प्लेसेस। क्या होगा? 50% स्पीसीज लॉस्ट हो जाएंगे जो वो प्रायोरिटी प्लेसेस डिसाइड किया वहां से। और अगर 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ता है तो 25% स्पीसीज, इसीलिए पेरिस एग्रीमेंट किया गया 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें ग्लोबल टेम्परेचर को रोकना है। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट भी यहाँ आप यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मरीन टर्टल्स है, मेडिटेरियन की बात किया है, ये इकोसिस्टम की बात किया है। क्लाइमेट चेंज थ्रीटन फीडिंग पैटर्न एंड ब्रीडिंग ग्राउंड, इससे क्या होता है, पूरा फूड चेन जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म एक मर गया, मान लीजिए अब जैसे हिरन कम हो रहे हैं, हिरन कम हो रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए अभी कल का डेटा है कि गिर फॉरेस्ट में लायन बढ़ गए, गिर फॉरेस्ट में लायन बढ़ गए, तो उससे क्या हमें पता चलता है कि पूरा जो गिर फॉरेस्ट का इकोसिस्टम है वो अच्छा हो रहा है, मतलब वहाँ पे ढेर सारे हिरन हैं। हिरन होने का कारण क्या है कि वहाँ ढेर सारी ग्रासेस हैं, ग्रासेस है तभी हिरन है, हिरन है तभी फॉरेस्ट क्या हो रहा है, लायन का क्या हो रहा है, एशियाटिक लायन वहाँ पाए जाते हैं गिर फॉरेस्ट में, ध्यान रखिएगा एशियाटिक लायन पाए जाते हैं और उनका जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम एम्फीबियंस की बात करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में क्या है, 75% ऑफ एम्फीबियंस कुड बी थ्रेटन विथ लोकल एक्सटिंक्शन इफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज 4.5 डिग्री सेल्सियस। 74% एम्फीबियंस क्या हो सकते हैं, थ्रेटन में हो सकते हैं अगर ग्लोबल टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। तो ये एक एक आपको मैप के हिसाब से बताया हुआ है कि कहाँ पे क्या क्या एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेडिटेरियन में मरीन टर्टल का ज़्यादा कंसर्न है, एम्फीबियंस का ज़्यादा कंसर्न है। उसके बाद अफ्रीकन वाइल्ड डॉग कहाँ पे, मियोम्बो वुडलैंड। हॉटर डेज पोटेंशियली मीन शॉर्टर हंटिंग पीरियड एंड लेस फूड ऑफ दिस डॉग। क्या हो रहा है, जैसे जैसे अफ्रीका में क्या हो रहा है, ये अफ्रीका की बात कर रहा है, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिन धीरे धीरे गर्म होते जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ने के कारण ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होते जा रहे हैं, और जिसके कारण ये मतलब हंटिंग करने उतना नहीं निकल पा रहे, जिस और इनको क्या बोला जाता है, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। तो इनका भी एक्सटिंक्शन देखा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अफ्रीकन एलिफेंट। अभी मैंने ये बताया भी था आपको शुरू में ही डेटा कि हॉटर टेम्परेचर लेस रेन विल हैव अ डायर इफेक्ट ऑन एलिफेंट नंबर। अगर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है और पानी कम बारिश हो रही है, कहाँ पे, अफ्रीका में, जिसके कारण एलिफेंट का एक्सटिंक्शन हो सकता है। कहाँ पे, कोस्टल ईस्ट अफ्रीका में। ओके, फिर रॉक वैली भी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, ये कंगारू की स्पीसीज है। एज देयर हैबिटेट बिकम्स इंक्रीजिंगली एराइड, रॉक वैलीबीज आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट टू द कोस्ट। क्या हो रहा है, हैबिटेट बिकम्स इंक्रीजिंगली अराइड, रॉक अरीड रॉक एंड वैलीबीज आर एक्सपेक्टेड टू माइग्रेट टू द कोस्ट। वैलीबीज माइग्रेट होने लगे कोस्ट से, मतलब खत्म होने लगे धीरे धीरे, मतलब वो जंगलों की तरफ जाने लगे कोस्ट से, तो इसलिए बहुत ये कंसर्न है। अमूर लिपॉट, अमूर लिपॉट क्या है, मेमल्स सच एज रेयर अमूर लिपॉट कुड बी फोर्स्ड टू माइग्रेट इन वार्मर कंडीशन। तो इतने सारे एनिमल्स हैं जो वर्ल्ड में एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हैं, तो इसलिए ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे। टॉप 5 डेडलिस्ट मास एक्सटिंक्शन बात करते हैं, ये तो हमने देख ही लिया है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ा है इसका। एस्टेरॉइड हो गया, उसके बाद कोरल रीफ का एक्सटिंक्शन हो, कोरल रीफ एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, ये सब डेटा हमने देख ही लिया है, 96%, 75%, 85% एंड, ठीक है, होप यू क्लियर रिगार्डिंग दिस। फिर एविडेंस क्या क्या बताते हैं, एविडेंस क्या, जैसे पता कैसे चल रहा है कि 6 मास एक्सटिंक्शन शुरू हो गया है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला कारण है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे बता रहा है कि 60% ऑफ वर्टिब्रेट 60% of vertebrate have been lost almost 50 years from 1970 to 2015 in living planet index। अभी हमने देखा लिविंग प्लैनेट इंडेक्स में हमें पता चला कि 60% ऑफ वर्टिब्रेट जो है वो लॉस्ट होने लगे। एज पर पॉपुलेशन ऑफ वर्टिब्रेट लॉस, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका मोस्ट अफेक्टेड कंट्री एज पर रिपोर्ट। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका
ये मोस्ट इफेक्टेड, अभी मैंने जो आपको दिखाया था, 1 मिनट मैं फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। तो यहाँ एम्फीबियंस का ज़्यादा एक्सटिंक्शन हो रहा है, इसीलिए ये मोस्ट वर्टिब्रेट एम्फीबियंस ज़्यादा कंसर्न में है यहाँ पे। ओके, होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट स्पीसीज है, स्पीसीज ढेर सारे स्पीसीज लॉस्ट हो रहे हैं। थर्ड है फॉरेस्ट श्रिंकिंग। फॉरेस्ट श्रिंकिंग क्या है? फॉरेस्ट श्रिंकिंग मतलब फॉरेस्ट का खत्म होना। 20% ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन अमेजन फॉरेस्ट, 20% तक का डिफॉरेस्टेशन अमेजन फॉरेस्ट में हो रहा है। 20% मतलब एक पाकिस्तान के बराबर जगह वहाँ पे डिफॉरेस्ट हो चुकी है। समझ जाइए, पाकिस्तान के बराबर जगह वहाँ पे डिफॉरेस्ट हो चुकी है अमेजन फॉरेस्ट में। इन द ईयर 2014 मॉस डिफॉरेस्टेशन, 2000 से 2014 में सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ अमेजन फॉरेस्ट में। ओशन की बात करते हैं, कोरल ऑलमोस्ट 50% लॉस्ट, 50% कोरल ऑलमोस्ट लॉस्ट हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू पेरिस एग्रीमेंट, इफ वी reach the target of 1.5 डिग्री सेल्सियस देन वी लॉस्ट अप टू 70 to 90% ऑफ कोरल रीफ्स। अभी हमने रिपोर्ट देखा कि WWF ने अपना 4.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस का एक रिपोर्ट दिया था कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर इतना टेम्परेचर पहुंचा तो। और यही पेरिस एग्रीमेंट इसी पे हुआ है कि हमें अपना 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट ब्रीच नहीं करना है। ब्रीच नहीं मतलब लांघना नहीं है, इसको इतने में ही रहना है। अगर इसको लांघ गए, अगर हम इसको ब्रीच कर गए तो 70 to 90% ऑफ कोरल रीफ खत्म हो सकते हैं। मैंग्रोव ट्रीज वेयर ऑल्सो इफेक्टेड नियरली 50% मैंग्रोव एरियाज भी इफेक्ट हो चुके हैं इस मास एक्सटिंक्शन के कारण। ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन स्पीसीज गो एक्सटिंक्ट। क्या होगा जब स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे? According to the Center for Biological Diversity, when species go extinct, the impact can be tangible, such as in the form of a loss in crop pollination and water purification. क्रॉप पॉलिनेशन नहीं होगा। क्रॉप पॉलिनेशन मतलब जैसे बी हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या पॉलिनेट करते हैं। पॉलिनेट करना मतलब एक जगह का सीड्स उठा के दूसरी जगह करना। तो क्या होगा, ढेर सारे हमारे यहाँ इन्वायरमेंट का इंक्रीज नहीं होगा। इन्वायरमेंट हमारे यहाँ वाटर प्यूरिफिकेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लगेगा, जिसके कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगेगा। फर्दर, इफ स्पेसीज हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन इन एन इकोसिस्टम, द लॉस कैन लीड टू कॉन्सिक्वेंसेज फॉर अदर स्पेसीज बाय इम्पैक्टिंग द फूड चेन। फूड चेन क्या होगा? पूरी तरह फूड चेन। अभी मैंने आपको फूड चेन, एक गिर फॉरेस्ट का फूड चेन बताया था, तो उसी तरह पूरा मरीन ऑर्गेनिज्म का भी फूड चेन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा पूरी तरह से। अगर फूड चेन डिस्टर्ब होगा तो ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होगा, ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब होंगे तो उनका फिर इंक्रीज नहीं हो पाएंगे ऑर्गेनिज्म, फिर उनका पॉपुलेशन नहीं बढ़ पाएगा। The study warns that the effect of extinction will worsen in coming decade as resulting genetic and cultural variability will change entire ecosystem। कह रहा है कि अगले 10 सालों में, अगले डिकेड्स में, नेक्स्ट डिकेड्स में ये बहुत ही एंटायर इकोसिस्टम को चेंज कर सकता है। व्हेन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन और स्पेसीज ड्रॉप टू लो, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोसिस्टम फंक्शन एंड सर्विसेज बिकम अनइम्पॉर्टेंट। ओके, its genetic variability and resilience is reduced and its contribution to human welfare may be lost। okay, अगर क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन और स्पीसीज ड्रॉप्स टू लो, अगर स्पीसीज का पॉपुलेशन कम हो जाता है जो कि इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट्स करते हैं, जैसे बी हो गए, अफ्रीकन एलिफेंट हो गए, एशियाटिक लायन हो गए, ये सब क्या करते हैं, इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर इनका पॉपुलेशन बढ़ता है तो इससे पता चलता है कि नहीं, हमारा इकोसिस्टम अच्छा है। जैसे अभी टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तो उससे पता चलता है कि नहीं, हमारे वहाँ का इकोसिस्टम अच्छा है, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का कॉज क्या होता है? सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन हमारा बात करता है एंथ्रोपिसिन के बारे में, मतलब इंसानों का एक्सटिंक्शन के बारे में बात कर रहा है। इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इज एन अनप्रेसिडेंटेड थ्रेट टू मेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम होते है। ये तो देखो नेचर का लॉ है कि उसको बैलेंस करना ही है। अगर एक चीज बढ़ रहा है तो उसको दूसरी चीज कम होती जाएंगी अपने आप। क्या होगा, या तो इंसान उसको मार के खाने लगेंगे या फिर वो इंसान को मार के खाने लगेगा। लेकिन ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ने लग रही है कि एनिमल की पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट होने लग रही है, मतलब हम उनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा रीजन क्या है? पॉपुलेशन।
द लॉस ऑफ स्पेसीज हैज बीन ऑकरिंग सिंस ह्यूमन एंसेस्टर डेवलप्ड एग्रीकल्चर ओवर 11,000 ईयर एगो। कब शुरू हुआ एक्सटिंक्शन, ये स्पीसीज का लॉस? जब 11,000 साल पहले हमारे एंसेस्टर ने एग्रीकल्चर को डेवलप किया। सिंस देन द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट 1 मिलियन टू 7.7 बिलियन। और 1 मिलियन से हम आज 7.7 बिलियन हो गए वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी। तो सोचिए ये कितना बड़ा कंसर्न है, 6th मास एक्सटिंक्शन। तो होप आपका ये सारा टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा, ये इसके कॉजेस थे। तो इससे आपका पूरा एक तरह से पूरी तरह से सारा कुछ कवर हो जाएगा, प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज एसे। तो हम इसके कुछ पॉइंट एसे में भी यूज़ कर सकते, अगर इन्वायरमेंट रिलेटेड एसे आता है। एथिक्स पेपर में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर एथिक्स में कोई इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई एथिक्स का क्वेश्चन आता है, केस स्टडी आता है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक यू। एब्स्ट्रैक्ट IAS।